हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। इस वीडियो में हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन और टॉर्क इन दोनों में क्या रिलेशन है ये चेक करेंगे एक रिजिड बॉडी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो करना क्या है कि एक रिजिड बॉडी उसको हमको पता है कि इट्स अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो कि बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है। एक सिंगल पार्टिकल पे टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं ये लास्ट वीडियो में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे जो हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होगा, अगर मैं एक रिजिड बॉडी कंसिडर करूँ देन इट इज मेड अप ऑफ सो मेनी पार्टिकल्स, तो हम हर एक पार्टिकल का टॉर्क निकालेंगे और ऐड कर देंगे। ऐड करने पर मुझे टोटल टॉर्क मिल जाएगा इस बॉडी का। उससे होगा क्या कि टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन मिल जाएगा। कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो, मान लो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है किसी भी आर्बिट्रेरी शेप का, और ये एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है। मान लो ये जो एक्सिस है इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे पास हो रहा है। तो जितने भी पार्टिकल्स इसके होंगे, हम लोग को पता है कि अगर एक बॉडी रिजिड बॉडी रोटेट करता है तो इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सर्कल में घूमते हैं, और उन सारे सर्कल का जो सेंटर है वो एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है, अगर ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अलॉन्ग घूम रहा है तो ये पार्टिकल जो है वो इस सर्कल में घूमेगा, और इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो यहाँ पे। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये सेंटर है। अगर इसका मैं पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूँ तो ये पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ और एक्सप्लेनेशन के लिए ताकि अच्छा हो। तो जैसे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल अभी फिलहाल यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। इनफैक्ट जितने भी पार्टिकल्स हैं यहाँ पे ये सारे के सारे किसी न किसी सर्कल में घूम रही है जिसका सेंटर इस एक्सिस के ऊपर है। अब यहाँ पे ये एक्सिस मानते हैं और यहाँ पे हमने क्या किया, एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया है, और सर्कुलर मोशन में इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग रेडियस वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो ओरिजिन मान लेते हैं सेंटर पे, तो ये पोजीशन वेक्टर जिसको हम लोग रेडियस वेक्टर भी बोलते हैं। अब हम लोग को पता है कि अगर एक पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो उस पर दो फोर्सेस एक्ट करते हैं जिसके वजह से दो एक्सेलरेशन होता है। एक फोर्स होता है जो हमेशा सेंटर की ओर लगता है, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको मैं FC नाम दे रहा हूँ। इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, और एक फोर्स जो है वो सर्कल के टेंजेंशियल लगता है इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है लीनियर वेलोसिटी v। तो इसमें होता क्या है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन को बार बार चेंज करता है। ये ऑलरेडी हम लोग सर्कुलर मोशन में डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो टेंजेंशियल फोर्स है जो टेंजेंशियली वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग रहा है, ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से एक्सेलरेशन जो होता है उसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और इसका वैल्यू होता है ओमेगा स्क्वायर आर या फिर v स्क्वायर बाय आर। मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहा हूँ। और ये जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है इसके वजह से एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है अल्फा इंटू आर। ये भी हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, टॉर्क कैलकुलेट करना है। अब इस सिंगल पार्टिकल पे टॉर्क कैसे कैलकुलेट होता है ये हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। हम लोग इसी पॉइंट के अबाउट यहाँ पे टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो दोनों के वजह से जो टॉर्क लगेगा उसको कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे चक्कर देखो क्या है कि आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ये जो हमने आर वेक्टर ड्रॉ किया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैं टॉर्क इसके वजह से कैलकुलेट करूँ सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, तो टॉर्क 0 आएगा, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या बताओ, R इंटू एफ इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो फोर्स है इसके वजह से अगर मैं टॉर्क कैलकुलेट करूंगा तो FC हो जाएगा। वेक्टर R और वेक्टर FC के बीच में जो एंगल थीटा है वो यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि वेक्टर R बाहर की ओर जा रहा है और वेक्टर जो सेंट्रीपिटल फोर्स का वेक्टर है वो सेंटर की ओर है। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री का। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसके वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से टॉर्क कैलकुलेट करूँ तो R इंटू एफ इंटू साइन थीटा, थीटा इट्स 180 डिग्री, और हम लोग को पता है कि साइन 180 डिग्री जो होता है वो 0 होता है। सो दिस पार्ट विल बिकम 0।
तो इसका मतलब FC यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से जो टॉर्क आएगा अबाउट दिस सेंटर, अबाउट दिस पॉइंट, दैट विल बी जीरो। तो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स कंसिडर नहीं करना है टॉर्क कैलकुलेशन के टाइम पे, क्योंकि इसके वजह से टॉर्क वैसे भी जीरो हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ तो यहाँ पे याद रखना, अब सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की भी ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी। बस ये याद रखना कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है, जो इस डायरेक्शन में है, उसका वैल्यू अल्फा इंटू आर है, वेयर अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, आर इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब अगर मैं बात ये करूं कि ये जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तो अगर इसके वजह से टॉर्क कैलकुलेट करो तो कितना आएगा बताओ, अबाउट दिस पॉइंट, आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 डिग्री इज ऑलवेज 1, तो साइन 90 डिग्री 1 है तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये टेंजेंशियल फोर्स है, इस टेंजेंशियल फोर्स के वजह से ही इस पर टॉर्क आएगा अबाउट पॉइंट ओ, एंड दैट इज नथिंग बट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड आर, आर इज नथिंग बट रेडियस ऑफ दिस सर्कल मल्टीप्लाइड बाय ये जो फोर्स है टेंजेंशियल फोर्स, ये बस इतना ही आएगा। तो अगर मैं इस सेंटर के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का टॉर्क कैलकुलेट करूं तो सीधा सीधा क्या, टेंजेंशियल फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय रेडियस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, तो टॉर्क निकल आएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो टॉर्क है वो जीरो हो जा रहा है, इस चीज को ध्यान रखना। आर मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंशियल फोर्स, इस पार्टिकल का टॉर्क निकल आएगा। और दूसरा चीज, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है उसका वैल्यू होता है अल्फा इंटू आर, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, अलग अलग पार्टिकल यहाँ पे इमेजिन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल मैंने यहाँ पे इमेजिन किया जिसका डिस्टेंस जो है वो r1 है। ठीक है, ये जो एक्सिस है, एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है। मान लो इसके ऊपर जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है वो F1, मैं सिर्फ यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स ही कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि उसके वजह से टॉर्क आ रहा है, हम लोगों ने क्लियरली देखा। सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से टॉर्क जीरो आ रहा है। उसी तरीके से और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। मान लो दूसरा पार्टिकल यहाँ का ही है जिसका डिस्टेंस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 है और उस पर जो फोर्स लग रहा है वो जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है वो F2 है। इसी तरीके से और एक इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। इस पर जो फोर्स लग रहा है टेंजेंशियल फोर्स वो F3 और ये डिस्टेंस R3। ऐसे मान लेते हैं कि टोटल n पार्टिकल्स है, वी हैव गॉट n पार्टिकल्स। तो अगर n पार्टिकल्स हैं तो टोटल n टॉर्क हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। देखो ऐड करने पे हमको टोटल टॉर्क मिल जाएगा। हम लोग डायरेक्टली मैग्नीट्यूड को ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। रीजन क्या है कि जितने भी टॉर्क तुम कैलकुलेट करोगे उन सबका डायरेक्शन सेम होगा। कैसे, देखो डायरेक्शन हमने निकाला था, जैसे ये r वेक्टर आगे जा रहा है, ऐसे फोर्स यहाँ लग रहा है ऊपर की ओर, तो ये r वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ, फोर्स का डायरेक्शन यहाँ। तो अब मुझे एक बात बताओ, टॉर्क का डायरेक्शन हमने राइट हैंड थंब रूल से निकाला था। वेक्टर r के पास उंगली रखो और उसको f की ओर घुमा दो, तो डायरेक्शन टॉर्क का ये थंब देगा जो कि बाहर की ओर है। अब जितने भी तुम टॉर्क देखोगे सबका डायरेक्शन जो है वो बाहर की ओर ही आएगा। तो क्योंकि सारे टॉर्क का डायरेक्शन सेम है बाहर की ओर, तो हम सारे टॉर्क को एक साथ उनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर देंगे, तो मुझे इस बॉडी पे, रिजिड बॉडी पे टोटल टॉर्क मिल जाएगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, टॉर्क कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। राइट, देखो यहाँ पे एक और चीज़ मानते हैं कि ये वाला जो बॉडी है, इसका ये जो पार्टिकल यहाँ पे हमने कंसिडर कर रखा है, इसका मास मान लो m1 है। ठीक है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है। ठीक है, तो यहाँ पे मास की बात कर रहा हूँ मैं, सबके मास क्या है बताओ पार्टिकल्स के, m1 m2 m3 डॉट 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 mn, n पार्टिकल, स्मॉल n ले लेते हैं। ठीक है, टोटल n पार्टिकल्स है। उसी तरीके से सब पे फोर्सेस क्या लग रहे हैं, ये सारे के सारे टेंजेंशियल फोर्सेस है, F1 F2 F3 डॉट 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 Fn। ठीक है, सबके परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है, R1 R2 R3 डॉट 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 R।
ठीक है। उसके अलावा इनके देखो, अगर सपोज करो ये टेंजेंशियल फोर्स सब पे लग रहा है तो सबका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। तो मैं यहाँ पे सबका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मान लेता हूँ कि सबका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा सबका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो है a1 a2 a3 डॉट 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 a। ठीक है। अब ये बॉडी हम मान के चलते हैं कि जो रोटेट हो रही है वो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट हो रही है। रोटेशनल मोशन जब हम लोग जब एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे तो मैंने तुमको एक बात बताई थी कि बॉडी सबका बॉडी को सब पार्टिकल पे अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, अलग अलग टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, तो सबका अलग अलग एंगुलर एक्सेलरेशन हो सकता है। लेकिन अगर एक बॉडी रोटेट कर रही है तो उनका एंगुलर एक्सेलरेशन हर पार्टिकल का सेम होगा। ठीक है। हर एक पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है रोटेशनल मोशन में। तो यहां पे हम अल्फा 1 अल्फा 2 नहीं लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे क्योंकि अल्फा सबका सेम होगा। ठीक है। अब यहां पे तुमको मैंने रिलेशन बताया था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो अल्फा इंटू आर होता है। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, आर उस सर्कल का रेडियस है जिस सर्कल में ये पार्टिकल घूम रहा है, एंड दैट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है उतना ही रेडियस के सर्कल में ये पार्टिकल घूम रहा है, तो ये रेडियस भी बोल सकते हैं इसको, ये इस सर्कल का, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये भी वही चीज़ है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज करो मैं रिलेशन निकालो सबका एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का, तो वो सिंपल कैसे आ जाएगा बताओ। a1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू r1, सबका अल्फा सेम है। ठीक है। a2 इज इक्वल टू अल्फा इंटू r2, a3 इज इक्वल टू अल्फा इंटू a3 इज इक्वल टू अल्फा इंटू r3 डॉट 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 an इज इक्वल टू अल्फा इंटू r। तो ये सारे के सारे एंड पार्टिकल्स के रिलेशन हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, तो एक एक करके सबका टॉर्क कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था बताओ, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था। यहाँ पे टॉर्क जो हमारा आया था वो क्या था, r मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंशियल फोर्स। तो सबके टेंजेंशियल फोर्स हमने F1 F2 F3 लिख रखे हैं। एक्चुअली r इंटू एफ इंटू साइन थीटा होता है, लेकिन हमको पता है क्योंकि ये टेंजेंशियल फोर्स है तो r के सारे परपेंडिकुलर होंगे, तो r और f परपेंडिकुलर है तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा और साइन 90 डिग्री विल बी 1। ये सारे के सारे पार्टिकल्स के लिए वैलिड है, तो हम सीधा क्या लिखेंगे, r मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंशियल फोर्स, इतना ही लिखेंगे। ठीक है। तो टॉर्क 1 यानी कि पहले पार्टिकल पे टॉर्क कैलकुलेट करते हैं अबाउट दिस पॉइंट, पहले पार्टिकल पे दिस वन, तो r इज नथिंग बट r1 मल्टीप्लाइड बाय उस पर जो फोर्स लग रहा है वो F1। उसी तरीके से टॉर्क ऑन सेकेंड पार्टिकल विल बी r2 मल्टीप्लाइड बाय F2। इस तरीके से ये चलता रहेगा। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और हम लोग आगे दूसरे क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखते हैं, r1 इंटू F1। अब बाय न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग को पता है कि F जो होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये पहले फोर्स की बात करते हैं, पहले पार्टिकल के फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो F1 विल बी इक्वल टू m1 इंटू a1। F1 इज इक्वल टू m1 इंटू a1। लेकिन अगर तुम ऊपर से देखोगे a1 का वैल्यू तो क्या आएगा, अल्फा इंटू r1। तो हम a1 की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ, a1 इज नथिंग बट अल्फा इंटू r1, तो हम a1 की जगह अल्फा इंटू r1 लिख दे रहे हैं। तो बताओ अभी क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, देखो m1, पहले मैं m1 लिख दे रहा हूँ, इसमें r2 क्यों लिख दिया, गड़बड़ कर दिया, ये r1 होगा, सॉरी पहले पार्टिकल की बात कर रहे हैं ना। तो r1 फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को हमने क्या लिख दिया, अल्फा इंटू r1 लिख दिया यहाँ से। तो यहाँ पे देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, m1 r1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि r1 दो बार आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। तो फाइनली हमारा जो टॉर्क है वो इस टर्म्स में आ गया, इनके टर्म्स में।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे दैट टॉर्क ऑन फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर इंटू अल्फा। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड पार्टिकल पे अगर हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करें तो ये पूरी कहानी फिर से रिपीट करेंगे। टॉर्क 2 इज इक्वल टू r2 इंटू F2, क्योंकि अब हम लोग सेकेंड पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो R2 इंटू F2। अब फिर से क्या होता है, फोर्स जो है F2 दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन सेकेंड पार्टिकल का, और एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A2 को अल्फा इंटू R2, अल्फा इंटू R2। तो इसको भी अब क्या लिख सकते हो बताओ, m2 R2 का स्क्वायर इंटू अल्फा। समझ में आया, यही पैटर्न रिपीट होता जाएगा। तो m1 R1 का स्क्वायर अल्फा, सेकेंड केस में क्या आ जाएगा, m2 R2 का स्क्वायर इंटू अल्फा। उसी तरह से तीसरे पार्टिकल पे टॉर्क कैलकुलेट किया तो m3 R3 का स्क्वायर अल्फा, ऐसा चलता जाएगा। और nth पार्टिकल पे हम अगर टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, mn Rn का स्क्वायर इंटू अल्फा। ये सारे के सारे टॉर्क के वैल्यूज हमको मिल गए। अब आगे क्या करना है, मैंने बताया था जैसे कि सारे मैग्नीट्यूड को आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि सारे टॉर्क का डायरेक्शन जो है वो बाहर की ओर है, सेम डायरेक्शन है। तो हम डायरेक्टली वेक्टर के रूल के हिसाब से सारे के सारे टॉर्क के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे तो हमको टोटल टॉर्क इस बॉडी पे कितना एक्सर्ट हो रहा है वो मिल जाएगा। तो टोटल टॉर्क को अगर हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करें देन टाउ विल बी इक्वल टू टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस डॉट 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 टाउ n। तो यहाँ अगर हम लोग सबके वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें, टाउ1 टाउ2 टाउ3 इन सबके, तो क्या मिल जाएगा बताओ, m1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस m3 R3 स्क्वायर अल्फा प्लस डॉट 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 लिखेंगे ना, डॉट 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 mn Rn स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब यहां पे क्या कर सकते हैं बताओ, देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें अल्फा कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देखो m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर प्लस m3 R3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn Rn स्क्वायर ब्रैकेट अल्फा मैंने एक साथ लिख दिया क्योंकि अल्फा इन सब में कॉमन आ रहा था। ठीक है, अब देखो इस पूरे पार्ट में अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो क्या ये तुमको कहीं इसके पहले नजर आया था, m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर प्लस m3 R3 स्क्वायर, ये है क्या, इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो क्या पता तुमको याद आ जाए। सो टॉर्क, अब इसको अगर मैं समेशन के फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा, देखो समेशन I इज इक्वल टू 1 to n mi ri का स्क्वायर, यही होगा ना, इनटू अल्फा। ठीक है, अब तक तो याद आ जाना चाहिए था। दिस इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, या फिर दिस पार्ट इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट एन एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस, जिस एक्सिस के अलॉन्ग घूम रहा है उस एक्सिस के अलॉन्ग, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट कर दिया। तो इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फिर टॉर्क का वैल्यू क्या लिख सकते हैं बताओ, दिस आई इंटू अल्फा। समझ में आया, तो अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी, टॉर्क जो यहाँ पे इसको हम टोटल टॉर्क इस पे टाउ एक्ट हो रहा है, तो टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन में ये रिलेशन आ गया। ठीक है, और बीच में यहाँ पे जो आई आ रहा है दिस इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ से ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे और अगर हम लोग इसको ट्रांसलेशन मोशन से कंपेयर करें, जैसे अगर मान लो ट्रांसलेशन मोशन पे फोर्स F लग रहा है, तो हम लोग को पता है ट्रांसलेशन मोशन में जो फोर्स काम करता है
वही यहाँ पे रोटेशन मोशन में वो काम कौन करता है, टॉर्क करता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो हमने लिखा है टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये हमको इक्वेशन मिला ये सारी चीजें करने से। तो अगर किसी रिजिड बॉडी पे या इसी बॉडी पे अगर मैं एक फोर्स लगाता हूँ इस डायरेक्शन में, तो इसका इसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, और इस बॉडी का जो मास है वो m है। तो इसके लिए अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या इक्वेशन था बताओ, फोर्स और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आया? अच्छा, हम लोग को ये पता है कि ट्रांसलेशन मोशन के लिए जो जिम्मेदार होता है वो फोर्स होता है, वैसे ही रोटेशन मोशन के लिए जो जिम्मेदार होता है वो टॉर्क होता है। तो फोर्स की जगह पे कौन आ गया, टॉर्क आ गया। उसी तरीके से हम लोग ने ये भी स्टडी किया था कि एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो वही काम करता है रोटेशनल मोशन में जो काम ट्रांसलेशन मोशन में मास करता है। तो यहाँ पे मास की जगह पे क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा यहाँ पे है, तो यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन ए है। समझ में आ रहा है चीज? तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है दिस इज इक्वेशन इन रोटेशनल मोशन एनालॉगस टू इक्वेशन F इज इक्वल टू एम ए इन ट्रांसलेशन मोशन। तो अगर ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है तो उसमें लीनियर एक्सेलरेशन होगा, और वो एक्सेलरेशन किसके वजह से होगा, फोर्स के वजह से होगा। समझ में आ रहा है? तो ये इक्वेशन हम यूज करते हैं। उसी तरीके से अगर सपोज करो मैं बॉडी को रोटेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पर टॉर्क लगाना पड़ेगा, तो टॉर्क के वजह से जो होता है वो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। उसी तरीके से रोटेशन में अगर बॉडी पे हम लोग टॉर्क नहीं लगाते हैं तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होता। एंगुलर एक्सेलरेशन ना होने का मतलब है कि उस बॉडी का एंगुलर स्पीड चेंज नहीं होगा या एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं होने का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो, तो वैसे ही अगर यहाँ पे अल्फा का वैल्यू जीरो है इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी बॉडी की नहीं बदल रही है।